वैसे तो बहुत सी चीजें हैं जो हमारे टीचिंग को अफेक्ट करती हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे काम की चीजें हैं। आशीष जी, आप को होस्ट हैं, अब आप लोगों को एडमिट कर लिया गया। ओके जी मैम, जी 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 मैम। ओके। तो पहला है फैक्टर, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं टीचिंग को हमारी, लेकिन जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन पेन से, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीजें ऐसी हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़नी है। ठीक है, इसमें पहला ये है कि टीचर का एटीट्यूड क्या है, वो किस एटीट्यूड से क्लास में आ रहा है, उसका पढ़ाने का क्या तरीका है, वो किन वेज को लेकर पढ़ा रहा है, तो वो सब हमारा टीचर्स एटीट्यूड में आएगा। ये सब चीजें भी टीचिंग को इफेक्ट करेंगी, एंड जब टीचिंग को इफेक्ट करेंगी तो सिमिलरली वो लर्निंग को भी इफेक्ट करेंगे। लर्नर्स का एटीट्यूड क्या है कि टीचर पढ़ाना तो चाह रहा है, लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि वो सीखना नहीं चाह रहे हैं। तो ये जो एक है फैक्टर, ये भी टीचिंग को इफेक्ट करेगा। आपने क्लास में देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास थोड़ा लंबी चल जाती है, लेक्चर मेथड जब चल रहा होता है, मेनली कॉलेजेस में होता है ऐसा। तो वहां पे जब क्लास ज्यादा लंबी हो जाती है तो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो क्लास को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर जो लर्नर का एटीट्यूड होता है वो क्लास को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो कौन सी चीजें इफेक्ट करें टीचिंग को? टीचर्स का एटीट्यूड, लर्नर का एटीट्यूड, सपोर्ट मटेरियल, वो सारी चीजें जो एक टीचर को पढ़ाते टाइम हेल्प कर रही है, वो सब सपोर्ट मटेरियल में आएगी। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं पीपीटी का यूज कर रही हूँ, अगर मैं किसी चार्ट का यूज कर रही हूँ, कोई मॉडल यूज कर रही हूँ, कोई मार्कर यूज कर ले रही हूँ, या इन शॉर्ट अगर कहें कि जो हमारे टीचिंग एड्स होते हैं, वो सारी चीजें भी टीचिंग को इफेक्ट करती हैं। सपोज मैंने आपकी क्लास ली, मैंने पीपीटी नहीं बनाई, एंड मैंने बताया ये टॉपिक है, मैंने पूरी क्लास ऑडियो में निकाल दी, तो मे भी आपको उतना समझ में ना आए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, आपको दिख नहीं रहा है सामने क्या चल रहा है, आप सिर्फ मेरी बात सुन रहे हैं। ठीक है, तो सपोर्ट मटेरियल भी टीचिंग को इफेक्ट करेगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज में ये आएगा कि टीचिंग करने का क्या तरीका टीचर यूज कर रहा है, वो टीचर सेंटर्ड मेथड यूज कर रहा है, लर्नर सेंटर्ड यूज कर रहा है, टीम टीचिंग यूज कर रहा है, ये सारे मेथड भी इफेक्ट करते हैं टीचिंग को। आप इन दोनों में हमेशा याद रखिएगा कि सपोर्ट मटेरियल वो होता है जो टीचिंग के टाइम हम यूज करते हैं, जो हमारी टीचिंग को हेल्पफुल बनाती है, और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज वो होती हैं कि जिस मेथड का यूज करके टीचर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। ओके, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, अगर सपोज जो टीचर का एटीट्यूड है वो भी गुड है, लर्नर का भी एटीट्यूड गुड है, लेकिन एनवायरनमेंट में बहुत शोर आ रहा है, ठीक, तो उस टाइम पर भी टीचिंग नहीं हो पाएगी। या इसको आप ऐसे समझ लो कि टीचर का एटीट्यूड अच्छा है, लर्नर का अच्छा है, बट नेटवर्क का इशू है, तो ये भी हम एक एनवायरनमेंट में ही इसको काउंट कर लेंगे। उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, टीचर जिस एनवायरनमेंट में पढ़ा रहा है, सपोज वो एक स्कूल लेवल पे पढ़ा रहा है और वहां पे उसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो उस टाइम पर भी वो सही से खुल के बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। सपोज वो चाह रहा है कि मैं बच्चों को क्लास में पीपीटी यूज करके पढ़ाऊं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से उसे ये मिलता है कि नहीं, आप चॉक एंड डस्टर का यूज करके ही पढ़ाओगे। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव या इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है, इनसे भी टीचिंग प्रभावित होती है। इकोनॉमिक फैक्टर एंड क्लासरूम मैनेजमेंट भी टीचिंग को प्रभावित करते हैं, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में टीचर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, जो टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपीरियंस दिया जाता है, जिसके लिए मेन जो कोर्स होता है टीचर का, प्रोफेशनल कोर्स जो बीएड होता है, आपने बीएड का नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने किया भी होगा। तो बीएड में टीचर का एक ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है, उसकी पर्सनालिटी से लेके, उसका टीचिंग मेथड से लेके, उसका जो एक पेशेंस लेवल होता है बच्चों को हेल्प करने का, उन हर चीजों को डेवलप करने की कोशिश की जाती है उसमें।
तो ये सारे मेथड्स हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं को थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे, देन उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब टीचर्स एटीट्यूड, टीचिंग इज एन आर्ट एंड क्वालिटी ऑफ टीचिंग Teaching is an art and quality of teaching depends on the dedication, love and devotion of the teacher towards the subject. जो टीचर का एटीट्यूड है वो ये डिपेंड करता है कि उसको वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको उससे कितना ज्यादा लगाव है, वो कितना ज्यादा डेडिकेटेड है, कितना वो डिवोशन दिखा रहा है पढ़ाने में। सपोज अगर एक कोई मैथ्स का टीचर है एंड उसको हमने कुछ हिस्ट्री का सब्जेक्ट दे दिया कि आप इसको पढ़ा लो, पढ़ाने को तो वो पढ़ा देगा, लेकिन हो सकता है कि जितने अच्छे से एक हिस्ट्री का टीचर उस सब्जेक्ट को बच्चे से कनेक्ट करके उसको सिखा पाए, कुछ लाइव एग्जांपल दे पाए, कुछ अपना एक्सपीरियंस बता पाए, हो सकता है उस तरह से मैथ्स का टीचर उसको ना बता पाए क्योंकि उसने हमेशा से मैथ पढ़ी है, उसने अपने सब्जेक्ट के साथ में एक्सपेरिमेंट किया है, उसको हिस्ट्री के बारे में इतना नहीं पता होगा। तो ये भी चीज डिपेंड करती है कि डिपेंड करेगी कि टीचिंग कैसी हो रही है। Teachers' lack of confidence due to poor conceptual clarity may severely affect teaching. अगर मान लो टीचर जो भी चीज पढ़ा रहा है उस चीज का उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सपोज उसने कुछ मटेरियल तैयार किया, या मैं इसका ही एग्जांपल ले लूं कि मैथ्स का टीचर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो वो अपना पढ़ाने से पहले कुछ उसको तैयार करके आया कि अच्छा मैं इसको ऐसे पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन क्लास में आया उसके पास में वो कॉन्फिडेंस तो था नहीं क्योंकि उसका एक्चुअल सब्जेक्ट तो मैथ्स का है। तो क्लास में बच्चों ने उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए तो वहाँ पे जो उसका कॉन्फिडेंस था वो प्रभावित हुआ उससे। तो ये भी इस चीज पर भी डिपेंड करेगा कि लर्निंग हमारी कैसी हुई, ये भी एक फैक्टर है जो लर्निंग को इफेक्ट करेगा हमारा। To make teaching effective and productive, following attitudes can be developed. टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ एटीट्यूड हैं जो डेवलप किए जा सकते हैं। फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट शुड बी गिवन एडुकेट वेटेज। इन तीनों चीजों को बराबर वेटेज देना चाहिए। जैसे हम मेंटल एस्पेक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि बच्चे का मेंटल स्टेटस कैसा है, हम उसको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते, तो इन सब को बराबर हमें वेटेज देना चाहिए टीचर का एटीट्यूड डेवलप करने के लिए। जब बीएड की टीचिंग कराई जब बीएड ट्रेनिंग दी जाती है टीचरों को, जब उनको इसमें सब सिखाया जाता है कि आप किस तरह से टीचिंग करेंगे, आपको बच्चों को कैसे डील करना है, तो वहाँ पे एक टीचर के फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उनको टीचिंग दी जाती है कि वो हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे बिल्कुल फर्म रखेंगे, कैसे वो बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद में है लर्नर का एटीट्यूड। इफेक्टिव लर्निंग कैन हेल्प इन द फॉलोइंग वेज। मोर इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, यहाँ पे एक चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है जॉयफुल लर्निंग एंड मोर रिटेंशन, कि बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन उसका वो ध्यान नहीं दे रहा है उस चीज में, अगर तो उसे कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज पढ़ाई जा रही है। जब तक वो बच्चा ध्यान नहीं देगा किसी भी चीज में, टीचर उसको क्या पढ़ा रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, तब तक टीचर कितना अच्छा भी पढ़ा ले, कौन से भी कैसे भी सपोर्ट मटेरियल यूज कर ले, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस चीज में अपना ध्यान दे जो टीचर उसको पढ़ा रहा है। एंड जॉयफुल लर्निंग, क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जब भी टीचर पढ़ा रहा है तो वो एक अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हमेशा लाइट रखे। जैसे आपने देखा होगा कुछ टीचर पढ़ाते हैं बीच बीच में थोड़ा जोक भी क्रैक करेंगे, थोड़ा बच्चों को डांट देंगे, तो एक इससे क्या होता है बच्चों में अटेंटिवनेस बनी रहती है कि सपोज टीचर आया, उसने पूरा लेक्चर एक्सप्लेन कर दिया, किसी बच्चे के क्वेश्चन नहीं लिए, तो बच्चा क्या होगा कि उसको इस मेथड में इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे जो डाउट है वो तो सॉल्व हो ही नहीं रहे हैं। तो लर्नर का जो एटीट्यूड होना चाहिए वो जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट क्लास का ऐसा रखे कि बच्चा बिल्कुल उसमें एंगेज हो जाए, वो ध्यान दे क्लास में। मोर स्कोप ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। कॉग्निटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू हेड, या उसका बौद्धिक विकास, उसका नॉलेज डेवलप हो। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सेल्फ मोटिवेशन फॉर फर्दर लर्निंग, लर्नर का एटीट्यूड ऐसा हो कि उसको बार बार टीचर को मोटिवेट ना करना पड़े कि तुम ये पढ़ाई कर लो, तुम ऐसा देख लो, तुम ये करके आना।
कि अगर एक लर्नर ऐसा है कि क्लास में कुछ पढ़ाया टीचर ने, तो वो इस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि घर जाके मुझे इस चीज को दोबारा से पढ़ना है। तो ये ऐसे लर्नर्स सेल्फ डायरेक्टेड या सेल्फ मोटिवेटेड कहे जाएंगे। Learners' attitude affect the teaching learning process in a number of ways. Disturbing or negative attitude of people interrupt the learning process. जैसे ये क्लास चल रही है, इसमें कोई बच्चा ऐसा हो कि जो बीच बीच में बार बार क्लास को डिस्टर्ब करे, या जो अपना माइक ऑन कर दे, बैकग्राउंड से कुछ शोर शराबा आने लगे, तो उस केस में भी जो बाकी लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे डिस्टर्बिंग एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब ये है कि बच्चे को समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका पढ़ने का मन नहीं है, इसलिए वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये होगा उसका नेगेटिव एटीट्यूड। ये इंटरप्ट करती है लर्निंग का प्रोसेस। टू क्रिएट अ लिवली टीचिंग एनवायरनमेंट, लर्नर्स पार्टिसिपेशन एटीट्यूड इज मस्ट। कि अगर क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा रखना है कि सब उसमें बराबर से सीखे, तो जो लर्नर का एक ये है कि मुझे पार्टिसिपेट करना है क्लास में, मुझे भी अपना कुछ योगदान देना है, ऐसा एटीट्यूड लर्नर में होना चाहिए। ये कुछ मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। इस चीज से बहुत क्वेश्चन आए हैं, इन क्वालिटीज एंड ट्रेट्स ऑफ लर्नर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो आप इनको एक बार अच्छे से देखिए, कौन कौन सी लर्नर की क्वालिटीज हैं जो टीचिंग को प्रभावित करेंगी। उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, वो किस लेवल से आ रहे हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डिस्टर्बिंग है, उनका लर्निंग स्टाइल कैसा है, उन्हें किस स्टाइल में ज्यादा समझ में आता है, वो टीचर सेंटर में ज्यादा समझ रहे हैं, वो लर्नर सेंटर में ज्यादा खुश है, वो सब्जेक्ट सेंटर में ज्यादा खुश है, उनका एप्टीट्यूड कैसा है, एंड देयर रेडीनेस टू टेक रिस्क। ये सब इफेक्ट करते हैं टीचिंग को। ये जो आप वर्ड्स देख रहे हैं, इंटेलिजेंस है, एटीट्यूड है, लर्निंग स्टाइल है, इन सब से डायरेक्ट PYQ आए हुए हैं, इसीलिए मैंने इसको अलग लिख के हाईलाइट कर दिया है। तो टीचर एटीट्यूड एंड लर्नर एटीट्यूड में किसी को कोई डाउट है इन 2 पॉइंट्स में? एनीवन? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट हमारा है सपोर्ट मटेरियल। वो सारी चीजें जो टीचर यूज कर रहा है क्लास में, एंड वो उसकी टीचिंग में उसकी सहायता कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है, उन सब को हम सपोर्ट मटेरियल बोलेंगे। सपोर्ट मटेरियल बहुत जरूरी होता है किसी भी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। सपोज अगर टीचर क्लास में आया, एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, टीचर क्लास में आया एंड उसके पास में चौक नहीं है, उसके पास में किताबें नहीं है, तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? सिर्फ ऐसे आया क्लास में, बच्चों को देख के कुछ पढ़ा रहा है, तो क्लास के बाद बच्चों के दिमाग से वो चीज निकल जाएगी। क्योंकि जो टीचिंग की थ्योरी है उसमें यही कहा गया कि बच्चे देख के सीखते हैं, बच्चे करके सीखते हैं। मैथ्स क्लास चल रही है, टीचर ने बता दिया 2 + 2 4 होता है, बच्चे ने करके नहीं देखा, बच्चे ने खुद से कुछ ऐड नहीं किया, क्लास के बाद जाके वो भूल जाएगा। तो उस टाइम पे अगर आपने क्लास में कुछ पढ़ाया एंड बच्चा उस चीज को याद ही नहीं रख पा रहा है, तो आपकी टीचिंग फेल हो गई, टीचिंग इफेक्टिव नहीं है। तो ऐसे टीचिंग जिससे लर्निंग नहीं हो रही है, उस टीचिंग का भी कोई मतलब नहीं होता है। ऑलमोस्ट हर क्लास में एक बार तो मैं बोल ही देती हूँ कि विदाउट लर्निंग देयर इज नो टीचिंग। इट एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स इन टीचिंग। सपोर्ट मटेरियल में क्या क्या आएगा आपका? टेक्स्ट बुक आएंगी, मैगजीन्स आ जाएंगे, जनरल, पीरियोडिकल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, टीचर सोल्यूशन मैनुअल, जो गाइड वगैरह होती है, ये सब हमारे सपोर्ट मटेरियल में आएंगे। सपोर्ट मटेरियल का एम यही होता है कि टीचर को सपोर्ट करना और स्टूडेंट्स को हेल्प करना कि जो लर्निंग आउटकम्स है उनको उस चीज में योगदान दे सके। जैसे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो जो लर्निंग आउटकम्स है वो उसमें हेल्प करेगा कि बच्चा एक बार क्वेश्चन देख लेगा, देन अगर वो समझ जाएगा कि उसको क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ये उसके जो लर्निंग आउटकम्स है उनको इनहेंस कर देता है सपोर्ट मटेरियल। नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, कि जो टीचर है वो कौन सा तरीका यूज कर रहा है पढ़ाने के लिए। It assists an instructor in teaching learning process. They supplement teaching methods and are themselves not as self-supporting as teaching methods. ठीक है, तो इसमें मेन इसमें इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में ये चीजें आती हैं कि जो भी टीचर है वो
कौन सा मेथड यूज कर रहा है। ये टीचिंग को सप्लीमेंट करता है, उसको क्या करता है, हेल्प करता है एक तरीके से कि वो टीचर सेटल कर रहा है, लर्नर सेटल कर रहा है, टीम टीचिंग कर रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, जैसा भी हो रहा है, ये सब चीजें उसमें हेल्प करेंगी। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव वर्ड को आप हमेशा याद रखेंगे, हमारा जो टॉपिक शुरू भी यही से हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग या इफेक्टिव टीचिंग। तो टीचिंग जब तक इफेक्टिव नहीं हो रही है, इफेक्टिव का मतलब होता है कि हम कम रिसोर्स का यूज करके ज्यादा आउटकम दे पा रहे हैं, उस चीज को हम बोलते हैं इफेक्टिव। तो टीचिंग हमेशा इफेक्टिव होनी चाहिए। तो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं ये फैसिलिटीज। इसमें क्या क्या आएगा आपका, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर्स, फिल्म स्ट्रिप्स, इंटरनेट एंड सो ऑन। जैसे अगर ये क्लास आपकी चल रही है, इसमें मेन जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में आएगा वो है आपका इंटरनेट। इंटरनेट नहीं होता, हमारे पास सपोर्ट मटेरियल होता, बच्चे होते, टीचर होता, हर चीज होता, बट विदाउट इंटरनेट लर्निंग नहीं हो पाती। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ऑफ टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में मैंने आपको बताया था कि आपके पास टीचर एटीट्यूड भी अच्छा है, लर्नर एटीट्यूड भी अच्छा है, आपके पास सपोर्ट मटेरियल भी है, बट इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है। उस टाइम पे जो आपकी टीचिंग है वो इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होगी। तो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में टू क्रिएट अ गुड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट कैसा, मैंने देखा आपको, मैंने शुरुआत के स्लाइड में देखा होगा कि इन्वायरमेंट लाइवली होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए, कि बच्चे उसमें एंगेज कर पाए, बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए। In effective teaching and learning environment, both teacher and student play an important role. A learning environment is a diverse platform where users engage and interact to learn new skills. जो हम यहाँ पे क्लास में कर रहे हैं वो एक लर्निंग एनवायरनमेंट का ही एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम एंगेज हो रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि आप कुछ नया सीख सके। While learner can learn in an array of setting, the term refers to the more preferred and accurate alternative to the traditional classroom. जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता है कि हम गए, एक एरे होती है कि जैसे हमें अगर अपने किसी से कुछ कोई हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो एक एरे ऑफ सेटिंग का मतलब ये है कि एक हायरार्की फॉलो होती है कि पहले हम अपने सीनियर से बात करेंगे, सीनियर फिर ऊपर अपने बात करेगा, देन वो मेन जो अथॉरिटी है उससे बात करेगा, तब जाके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्टली अपने टीचर से जाके बात कर सकते हैं। तो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में एक एरे ऑफ सेटिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी टीचिंग होती है ज्यादा इफेक्टिव हो पाती है, कोई हायरार्की नहीं होती है यहाँ पे। आप डायरेक्टली जिससे चाहे उससे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को उसके सामने रख सकते हैं। मैंने एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करी है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इनफॉर्मल। क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होती है टीचर के बीच में, बच्चों के बीच में या बच्चों के बीच में, वो हमेशा इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जैसे सपोज आपको कोई बात कहनी है, आपको अपने प्रिंसिपल से कोई बात कहनी है एंड आपके स्कूल में अलाउ नहीं है कि आप उनके रूम में जाकर कुछ डिस्कस कर सके, तो आप प्रॉपर एक उनके लिए लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो एंड अपनी बात रखते हो, देन वो आपको उस चीज का, आपकी प्रॉब्लम का लेटर में रिप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे ही या कुछ एक नोटिस निकाल के वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। बट क्लासरूम में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जो क्लासरूम की कम्युनिकेशन है वो हमेशा इनफॉर्मल होगी, कोई हायरार्की नहीं होती है क्लास में। देन इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद वैरायटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। आप ये चीज याद रखेंगे कि हमेशा सेटअप ऐसा हो कि टीचर को इतनी फ्रीडम हो कि वो अपने अकॉर्डिंग टीचिंग कर सके, अपने वे से बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रख के क्लास में टीचिंग कर सके। टीचर को इतनी फ्रीडम रहे कि वो अपना लेसन प्लान अपने अकॉर्डिंग बना सके एंड वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स को यूज कर सके। सपोज क्लास में एक रूल आ गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि अब से क्लास में कोई प्रोजेक्टर का यूज नहीं होगा, टीचर सिर्फ चॉक एंड डस्टर का यूज करके पढ़ाएंगे,
वो बुक्स यूज कर सकते हैं, बट बुक्स के बाद में वो नोट्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कुछ कुछ रूल आते रहेंगे तो टीचर क्या होगा, अपने फ्रीडम से बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। तो टीचर जब नहीं पढ़ा पाएगा तो उसके मन में हमेशा चलता रहेगा कि मैं अगर इस चीज को ऐसे की जगह ऐसे पढ़ाता तो बच्चे ज्यादा समझ पाते। तो उस टाइम पर भी जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस है वो आपकी कम हो जाएगी। That in teaching process, administrative discipline of institution should be followed, while the pressure should be avoided. कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर टीचर को नहीं देना है कि आपको ये करना ही करना है, एक उसके सर पे कुछ भी तलवार के काम नहीं करवाना है। हेल्दी एनवायरनमेंट रखना है हमेशा, जिससे जो भी टीचिंग है वो अपने बिल्कुल उसको हम ऑप्टिमाइज कर सके, मैक्सिमम आउटपुट मिल सके उस टीचिंग से हमें। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऐसा होना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट का जो एक बैलेंस है वो बना रहे। टीचर्स ट्रेनिंग, इसमें मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग में जैसे बीएड वगैरह के प्रोग्राम कराए जाते हैं टीचर के डेवलपमेंट को लेके, वो सब आ जाते हैं। टीचर ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इनहैंसेस टीचर ट्रेनिंग स्किल। इसमें टीचर के पास ऑलरेडी जो स्किल होती है, जो एप्टीट्यूड होता है, उसको ही बढ़ावा दिया जाता है, उसको ही इनहैंस करते हैं, नया नॉलेज उसको बताते हैं, उसके अंदर प्रोफिशिएंसी डेवलप करते हैं जिससे वो स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव कर सके। ट्रेनिंग विल हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड वेरियस डोमेन्स ऑफ लर्नर। लर्नर की जो अलग अलग तरह के डोमेन है, अलग अलग तरह के डायमेंशन है लर्नर किस तरह का है, तो अगर उसको हम ट्रेनिंग देंगे टीचर को तो वो लर्नर को अच्छे तरीके से समझ पाएगा और अपने जो भी प्लान है वो उस चीज को अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएगा कि मेरा लर्नर कैसा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन से 2-3 बार यूजीसी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि ट्रेनिंग हेल्प करती है टीचर को अंडरस्टैंड करने के लिए लर्नर के डोमेन, उसके बाद वो अपना लेसन प्लान बनाता है। तो ये सीक्वेंस का क्वेश्चन भी इससे बना है। टीचर पहले क्या करेगा, लर्नर का बैकग्राउंड जानेगा या पहले लेसन प्लान बनाएगा या पहले मटेरियल डिसाइड करेगा। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये 7 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं जिससे टीचिंग आपकी इफेक्टिव होती है। इन 7 फैक्टर्स किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। मैम थोड़ा थर्ड और फोर्थ वाला बताएंगे एक बार, स्लाइड दिखाइएगा एक बार। सपोर्ट मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। सपोर्ट मटेरियल में वो सारी चीजें आएंगी जो टीचिंग को सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पे है सपोर्ट, वो सपोर्ट करेंगी। और ये क्या है, ये तरीका है कि किस तरह से टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पीपीटी यूज कर रही हूँ, मैंने कुछ आपको चार्ट दिखा दी, मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे दिए, मैंने कुछ वीडियो चला दिए क्लास में, ये टीचिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो तरीका जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे टीचर सेंटर्ड यूज कर रही हूँ, लर्नर सेंटर्ड यूज कर रही हूँ, मैं इंटरनेट यूज कर रही हूँ, या मैं कुछ और अलग तरह से ऑनलाइन टीचिंग का मेथड यूज कर रही हूँ, तो वो सारा हमारा आएगा इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज में आएगा। इसमें आप अपना मतलब मुझसे डाउट पूछिए तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। जिन चीजों को यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में आएगा। और टीचिंग एड्स, मतलब ये दोनों चीजें सेम ही लग रही है ना मुझे, क्योंकि नहीं, जो टीचिंग एड्स में सपोर्ट भी मटेरियल है आपका, वो आप ये कह सकते हो कि मतलब आप देख सकते हो, इसको सुन सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेथड ऑफ ये, इसको आप कंक्रीट कह सकते हो, इसको आप एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हो। ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो एक बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो सपोर्ट मटेरियल है वो क्या है, आपका कंक्रीट है। जैसे आप बोलते हो टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, ठीक है। मैम मुझे भी थोड़ा सा इसमें ये डाउट है कि जैसे इसमें भी सपोर्ट सिस्टम में ये सारी चीजें आ रही है, पीपीटी वगैरह, और यहाँ पे फोर्थ वाले में भी टीवी, रेडियो और प्रोजेक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये सारी चीज ये कंफ्यूज थोड़ा सा कर रहा है। अगर सपोज मैंने टीचर सेंटर किया पढ़ाते टाइम पे, ठीक है, तो वो मेरा इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज आ गया। बट अगर टीचर सेंटर्ड मेथड यूज करते टाइम मैंने चॉक का यूज कर लिया, मैंने डस्टर यूज कर लिया, मैंने बुक यूज कर ली, तो वो आपका सपोर्ट मटेरियल हो जाएगा।
ये जो भी चीजें टीचिंग है, टैंजिबल इंटेंजिबल का आप मतलब समझ रहे हो ना, मूर्त अमूर्त। मूर्त वो जो हमारे सामने हमें दिख रहा है, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो मूर्त। अमूर्त क्या होता है कि जो हमारे सामने है ही नहीं, बस हमने इमेजिन किया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि दया, तो दया क्या किसी ने दया को देखा है? दया एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दया क्या है? इंटेंजिबल एक क्वालिटी है किसी की, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कि आपने ये देखा कि अगर किसी को भूख लगी है और एक दूसरे बंदे ने खाना खिला दिया, तो वो आपने लाइव एग्जांपल में देख लिया, बट दया को आपने देखा तो नहीं ना कि व्हाट इज कंपैशन, क्या है ये। तो ये जितनी चीजें आप इनको देख पा रहे हो ना, आप इनको छू पा रहे हो, ये आप पे कैसे हो गए? ये मूर्त हो गए, ये आप पे कैसे हो गए? अमूर्त हो गए। आप डिफरेंस समझ में आया किसी को जिसने मैम पूछा इसका था? मेन स्लाइड दिखाइएगा ना, इधर मेन स्लाइड दिखाइए ना, ऐसा थोड़ा पूछ रहा है। ये तो मैम इसमें जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है उसमें इंटरनेट है ये सब, तो क्या ये सॉफ्ट, जैसे हम सॉफ्ट हार्ड कॉपी बोलते हैं, तो हम इसको छू नहीं सकते, इसीलिए आप इसको इंटेंजिबल नॉन इंटेंजिबल बोल रहे हैं? फिर से रिपीट करिए प्लीज बेटा, क्या कह रहे हो? मैम अभी भी मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि ये सपोर्ट मटेरियल, क्योंकि टीचिंग एड्स में हम सारी ये चीजें लेते थे ना, और अभी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, मतलब ये दोनों सेम ही लग रहे हैं ना मुझे, क्योंकि इंटरनेट भी हम यूज करते हैं, और ये सब जो टीवी रेडियो ये सब है, तो ये टीचिंग एड्स में सपोर्ट मटेरियल में नहीं आएगा, सेम चीज नहीं है क्या? मुझे अभी भी कंफ्यूजन है। सब जैसे इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक तरह का कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना। एंड आपकी टेक्स्ट बुक क्या है? आपकी कंक्रीट चीज है, टीचिंग को सपोर्ट कर रहा है। और ये इंटरनेट क्या कर रहा है? ये उस मेथड को सपोर्ट कर रहा है जिस मेथड से टीचर टीच कर रहा है। ओके ओके, तो ठीक है, ठीक ठीक है, है, इस तरह क्लियर से हुआ? हम, यस। और मैम वो कुछ एरे करके कुछ एक वर्ड यूज किया था, वो क्या होता है? ये एरे ऑफ सेटिंग में ये होता है कि अगर कोई हायरार्की फॉलो हो रही, जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल एंड बच्चे का एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज आपको क्लास में टीचर से कुछ बात करनी है, ठीक है, एक बड़ा सा बिग क्लासरूम है, उसमें आपको टीचर से कुछ बात करनी है, तो अगर आप पहले अपने फ्रेंड को बताओ, सीनियर को बताओ, वो अपने ऊपर बात ले जाए, देन अल्टीमेटली आपको जिससे बात करनी है वहां तक बात पहुंचे, तो उसको हम बोलते हैं कि एक एरे ऑफ सेटिंग फॉलो हो रही है। लेकिन क्लासरूम एनवायरनमेंट हमें हमेशा ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चा अपने टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके, उसके बीच में कोई हायरार्की फॉलो ना हो। तो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए। ओके क्लियर हो मैम, गया? मैम एक बार लास्ट जो था पॉइंट वो बता दीजिए। टीचर्स ट्रेनिंग, यस मैम। टीचर ट्रेनिंग में जैसे टीचर ट्रेनिंग का आप जब भी कोई भी सब टॉपिक देख रहे हो, तो आप हमेशा ये याद रखो ये किस मेन टॉपिक के अंडर फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो टीचिंग को प्रभावित कर रहे हैं। तो सपोज एक ट्रेंड टीचर है कि वो ट्रेनिंग लेकर आया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे डील करना है, ठीक है, एक ट्रेंड टीचर है, और एक उठ के चला गया घर से पढ़ाने के लिए, उसे कुछ भी नहीं पता है कि लर्नर कैसे होते हैं, टीचिंग मटेरियल क्या होता है, टीचिंग एड्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसे कुछ भी नहीं पता है। तो जो ट्रेनिंग लेकर आया है वो अच्छे से पढ़ा पाएगा, कि जो ऐसे ही आ गया है वो अच्छे से पढ़ा पाएगा? ट्रेनिंग लेकर आया है। जो ट्रेनिंग लेकर आया है। तो वही जो ये आपका है हेडिंग, ये कह रही है कि अगर टीचर को अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो बच्चे को, लर्नर को अच्छे तरीके से समझ सके, उसकी नीड्स को समझ सके, उस केस में जो टीचिंग होगी हमारी वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। देखो, training will help the teacher to understand various domain of learner and plan lessons and teacher accordingly. अब क्लियर हो गया? यस मैम, थैंक यू मैम।
मैम जो ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये सब हम किस क्लास के बारे में हम समझेंगे? किस क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं मतलब? आई मीन जैसे कि हम ये लर्नर और ये जितने भी आपने पॉइंट्स बताए ना अभी, टीचिंग ट्रेनिंग, तो ये हम हाँ, किस क्लास तक समझ सकते हैं, मतलब ये भी क्लियर कर दीजिए। आप जैसे मुझे आपका स्कूल क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है, आप एक बार मुझसे हायर लेवल या मतलब आप क्या ये पूछना हम चाह रहे मतलब हो? सारी, सॉरी मैम। आप मुझे एक बार दोबारा पूछिए, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है एक्चुअली। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ जैसे कि ये जो भी क्वालिटीज आपने जो बताई हैं लर्नर की हो या टीचिंग एड्स की हो या टीचर ट्रेनिंग की हो, तो ये हम मतलब ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये मतलब कॉलेज लेवल की बात हो रही है या सभी की बात हो रही है? वो नहीं मैं नहीं, जानना। ये ओवरऑल बात हो रही है। आप मेन हेडिंग देखिए यहाँ की। मेन क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो टीचिंग तो हर लेवल पे होगी ना, वो स्कूल लेवल यस। पे भी होगी, कॉलेज लेवल पे भी होगी, बिल्कुल प्रेप लेवल पे भी होगी, नर्सरी लेवल पे भी होगी, हर लेवल पे होगी। कि आप, मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी आप पढ़ रहे हो, आप ये देखो कि आप किस मेन हेडिंग के अंदर में वो चीज पढ़ रहे हो। तो आप वो सारे पॉइंट किस में देख रहे हो? फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में। तो टीचिंग तो हर लेवल पे हो रही है ना, राइट मैम। राइट? तो ये जो राइट हमने मैम। सारे मेथड्स देखे, ये कुछ ऐसा नहीं कि ये कॉलेज लेवल पे है, ये आपका स्कूल लेवल पे है, ये प्रेप क्लास के लिए है, ये नर्सरी क्लास के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सारे क्लासेस की बात हो रही है यहाँ पे। यस मैम, थैंक यू सो मच। क्लियर हो गया? हाँ जी मैम। ओके, और किसी को डाउट है? ओके, तो हम क्वेश्चंस करते हैं। ये आपका इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। मुझसे टाइप करने में कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लोगे। ये इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन टीचिंग इज, इसका आंसर बताएंगे मुझे? फर्स्ट ये आएगा मैम। बी होगा मैम। मैम सी, आई थिंक। सी आंसर किसने दिया? मैंने दिया, रश्मि। ओके, ऑलमोस्ट आंसर मैं देख रही हूँ। ए आ रहे हैं, बी आ रहा है, मैम ए होगा, साक्षी जी। ए होगा। मैम ये क्वेश्चन शायद आपने पहले भी करवाया है। नहीं, ये कुछ नहीं पहले करवाया है मैंने। मैं आपको एक चीज, स्लाइड दिखाती हूँ। आप ये लाइन पढ़ पा रहे हो? मैंने बोला था इस लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। इस लाइन को पढ़िए आप यहाँ से यहाँ तक, देन मैं दोबारा स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, फिर आप आंसर करना। Training will help the teacher to understand various domains of learner and plan lesson accordingly. And teacher नहीं होगा यहाँ पे, टीचर्स होगा मैम, टीचर्स। तो मैम सी ही होगा ना सी इसमें तो। होगा, सी सी होगा। होगा। नहीं मैम, यही होगा फिर तो, प्लानिंग बिफोर हैंड। कहाँ रखो इसको? आई थिंक पहले उसको टीचर को स्टूडेंट का बैकग्राउंड जानेगा, तब उसके बाद प्लानिंग करेगा, देन ऑर्गेनाइज करेगा मटेरियल को। मैंने आपको पिछली स्लाइड भी दिखाई कि जो भी टीचर है, पहले वो ये देखेगा कि उसका लर्नर कैसा है, उसका लर्नर किस तरह से सीख सकता है, ठीक है। उसके बाद वो सारी प्लानिंग करेगा। बिना लर्नर का बैकग्राउंड जाने के लर्नर मतलब
कौन से लेवल का बिलोंग कर रहा है, कौन से लेवल से आ रहा है लर्नर, वो कैसे प्लानिंग कर लेगा? अगर उसको पता ही नहीं है कि उसका लर्नर कैसा है, तो कैसे प्लानिंग करेगा? वो किस चीज की प्लानिंग करेगा? आशीष जी, आपने आंसर ए दिया था आई थिंक। जी मैम जी। मैम आपने जो स्लाइड दिखाई है उसके हिसाब से तो ये आप जो बोल रहे हो ठीक लग रहा है, लेकिन अगर वैसे देखें ओवरऑल, अगर हम स्कूल्स में भी देखते हैं तो पहले तो बिफोर हैंड हमारा वही रहता है ना मैम, प्लानिंग रहती है कि कैसा भी स्टूडेंट आए हम उसके हिसाब से टीचर प्लानिंग करता है। नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट का मतलब मैं आप इस सेंस में लो कि उसका स्टूडेंट का लेवल कैसा है। आप जैसे क्लासरूम में टीचर इसलिए पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि उन्हें पता होता है कि बच्चा, अच्छा मुझे सेकंड क्लास के अकॉर्डिंग बच्चे का एक प्लान, लेसन प्लान बनाना है, मुझे फोर्थ क्लास का बनाना है, मुझे एट्थ का बनाना है, तो वहां पे टीचर जान रहा होता है ना कि वो किस क्लास में जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये तो एक लाइक जनरल क्वेश्चन हुआ। यहाँ पे अगर टीचर को ये नहीं पता है कि लर्नर किस बैकग्राउंड से आ रहा है, लर्नर का लेवल कैसा है, तो वो कैसे प्लानिंग करेगा? यस ठीक है मैम, समझ गया। और ये बी आंसर किसने दिया था? बी वाले भी बहुत सारे बच्चे थे। यस मैम, मैं भी थी। आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब आप ये समझो कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका बिल्कुल लास्ट उस पे चल रहा है, कुछ ही इसके लेक्चर्स बाकी हैं। अब आपको सारे के सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट देने हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट बाय अ टीचर विल लेड टू। अगर एक क्लास में टीचर ने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक ही बार में दे दी है, तो उस केस में क्या होगा? हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, बच्चे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। सीमेंटिक प्रिसीजन, सीमेंटिक का मतलब होता है वर्ड। जब वर्ड्स की बात करते हैं जैसे अर्थ, तो वो आपका आएगा सीमेंटिक। तो बच्चे बहुत ज्यादा उस अर्थ को समझ जाएंगे, उसमें प्रिसाइज हो जाएंगे। इफेक्टिव इंप्रेशन, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर। या डिलेड फीडबैक? डिलेड फीडबैक। मैम डिलेड फीडबैक डी आंसर होगा। यस मैम, 4 नंबर। 2 नंबर का क्या बताया मैम आपने? सीमेंटिक प्रिसीजन मतलब जो भी टीचर बताएगा बच्चों को उसका अर्थ बड़े अच्छे से समझ में आएगा। सो करेक्ट आंसर इज डी, डिलेड फीडबैक। बच्चे के पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि उसको वापस से उस पे फीडबैक करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो पहले उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, देखेगा क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ओके मैम तो फर्स्ट का आंसर आपने सी बताया ना, द फर्स्ट हाँ, इम्प्रूवमेंट स्टेप इन टीचिंग। फर्स्ट का वहां सी है। ओके मैम। ये क्वेश्चन देखिए, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, which of the following are classroom related factors that influence effectiveness of teaching? टीचिंग की जो प्रभावशालीता है, वो कौन कौन से ऐसे नीचे के पॉइंट्स हैं जो प्रभावित करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को? ठीक है, आप आंसर को एलिमिनेट करके करिए। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? यस यस मैम, मैम, सी है इसका आंसर भी आंसर। किया सी आंसर। इसमें सी आंसर, ए सी और आंसर है। सी और ई एलिमिनेट करने के बाद सी लगा। ओके, तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को प्रभावित करेंगे? वो
किसी भी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, कि पॉजिटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं और नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे पहला है आपका प्रियर टास्क रिलेटेड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर इस चीज को टीचर देख ले कि बच्चे का पहला जो उसने क्लासरूम में काम दिया उस चीज को लेके बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, तो ये उसकी टीचिंग को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। ठीक है। एडहेरेंस टू लीनियर पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन बाय द टीचर, कि जो अगर टीचर है, आप कम्युनिकेशन में पढ़ रहे होगे, आपकी क्लास चल रही है आई थिंक आईसीटी की, तो एक उसमें लीनियर पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि उसमें वन वे होता है, कि अगर टीचर वन वे कम्युनिकेशन फॉलो कर रहा है तो वो टीचिंग को प्रभावित करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा प्रभावित, लेकिन नेगेटिवली प्रभावित करेगा। ठीक है। ये टीचिंग को प्रभावित करेगा पॉजिटिवली, अच्छे वे में प्रभावित करेगा। ये नेगेटिव वे में प्रभावित करेगा कि अगर वन वे कम्युनिकेशन टीचर यूज कर रहा है तो बच्चे इतना एंगेज नहीं रख पाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, मैंने हमेशा बताया आपको कि बच्चे का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, फैमिली में कितने मेंबर हैं, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। इन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचर अगर टेक्नोलॉजी का सही से यूज नहीं कर रहा है तो उस केस में भी वो टीचिंग को प्रभावित करेगा, बट नेगेटिवली करेगा। ठीक है। ये भी नेगेटिवली कर रहा है, ये भी नेगेटिवली कर रहा है, ये पॉजिटिवली कर रहा है। कल्चरल बैकग्राउंड, बच्चे किस कल्चर से आ रहे हैं। वैसे अगर आपको इन सारे के मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप सिर्फ सी ऑप्शन को एलिमिनेट करके बच्चे का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, आपने सी ये काट दिया, ये काट दिया, ये भी कट गया, आपका आंसर हमेशा बच जाएगा सी। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन ही एनटीए पूछता है। क्वेश्चन आपके मटेरियल के साथ साथ कॉमन सेंस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो टीचिंग पर प्रभाव नहीं डालते। सेकंड। देखिए ये क्वेश्चन आप ये कह सकते हो कि इसी क्वेश्चन का एक पॉइंट लेके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन ही एनटीए पूछता है कि अगर क्वेश्चन सपोज रिपीट होते हैं किसी केस में तो वो ऐसे रिपीट होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के उसने पॉइंट्स उठाए, दूसरे क्वेश्चन जनरेट कर लिया। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर भी देखा था, हमने इसको बिल्कुल ही नकार दिया कि ये पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे अगर ये आ गया है तो सिंपल सी बात है, हम इसको ही अपना करेक्ट आंसर बनाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन एन इंस्टीट्यूशन। मैंने यहाँ पे लर्निंग एनवायरनमेंट को पहले से ही हाईलाइट किया हुआ है, इसलिए ये चीज आपकी मतलब आप इस क्वेश्चन को लर्निंग एनवायरनमेंट के बेसिस पे करेंगे। आपको अगर आंसर एलिमिनेट भी करना है तो लर्निंग एनवायरनमेंट के बेसिस पे आंसर एलिमिनेट करिए, फिर मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने। इसमें वेरी गुड, सबने आंसर इसको ऑलमोस्ट डी दिया हुआ है। तो देखिए हम एक बार क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रभावित करेंगे। द
एक्सटेंट टू विच टीचर में क्लियर प्रेजेंटेशन, कि टीचर क्लास में कितना क्लियर प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रभावित करेगा टीचिंग को। इसका इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। ये लर्निंग को इफेक्ट करेगा, लेकिन ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो आपका ए कट गया। स्कोप फॉर शेयरिंग एंड ओपन डिस्कशन विद इन द क्लासरूम, अगर ओपन क्लासरूम में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ओपन डिस्कशन हो रहा है आपका, तो ये आपका एक इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट टीचिंग का कैसा है कि क्लास में डिस्कशंस हो रहे हैं, ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट से आ जाएगा। टीचर्स मास्टरी ऑफ द कंटेंट एज रिफ्लेक्टेड इन आंसरिंग स्टूडेंट्स क्वेश्चन, टीचर को कितना नॉलेज है उस चीज का, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाएगा। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्सेस आइदर द इंस्टीट्यूशन और क्लासरूम्स, ये भी आपका एक इन्वायरमेंट में आ जाएगा कि आप कितना ज्यादा पॉजिटिव बच्चे को दोबारा दोबारा कह रहे हो कि ऐसा करो वैसा करो, ये भी आपका लर्निंग इन्वायरमेंट में आएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर एंड हर गाइडेंस, ये भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये रिसोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी एंड डी। जिसने भी बी एंड डी आंसर किया है उसका बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट, अ सक्सेसफुल टीचर इज वन हु इज, फटाफट आंसर करिए आप लोग। सक्सेसफुल टीचर कौन होता है? आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। मैम फर्स्ट वाले का हिंदी में बताएंगे थोड़ा? कंपैशनेट एंड डिसिप्लिन, अनुशासन में रखे और बच्चों के साथ में उसको एक दया भावना कह सकते हो, दया तो नहीं कह सकते, लाइक बच्चे के साथ कनेक्ट कर पा रहा है कि बच्चा क्या उस जानना चाह रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बच्चे की किसी भी बात पे टीचर उसको अलग तरीके से नहीं देख रहा है। वो नहीं रखो करते ये, जिसको आप कह सकते हो एक कि बच्चे के साथ में उसको एक सिंपैथी टाइप की हो रही है, या एक सिंपैथी वर्ड में नहीं, आप कंसर्न बोल सकते हो कि टीचर बच्चे के लिए कंसर्न है। सहयोग बोल सकते हैं मैम, सहयोग भी बोल सकते हो, कंसर्न भी बोल सकते हो, तो ये पॉजिटिव वर्ड्स आएंगे। वैसे तो इसका अगर एग्जैक्ट हिंदी देखें तो दया ही होता है, सिंपैथी होता है, बट सिंपैथी नहीं करेक्ट होगा यहाँ पे, एक कंसर्न करेक्ट हो जाएगा कि टीचर जो, हाँ सहानुभूति नहीं, कंसर्न बोल लो, कंसर्न करेक्ट चीज है। सक्सेसफुल टीचर कौन है? जो क्वाइट रहता है, जो चुपचाप और टीचर कोई मतलब ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग, टीचर डोमिनेट करे क्लास में, ऐसा भी कुछ टीचर का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि बच्चा कुछ कह रहा है तो उसकी बात ना सुन के अपनी ही बात मनवा रहा है। पैसिव एंड एक्टिव, ये भी नहीं होगा, पैसिवनेस का कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनरी, कि टीचर को बच्चे के साथ में एक कंसर्न है उसके अच्छे बुरे को लेके, और वो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the learning outcome of students are ensured employment of less resources, ये कीवर्ड है, स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। and effort on the part of teacher, more initiative for self learning is evident, जब भी ऐसी टीचिंग हो रही है जहाँ पे रिसोर्स कम है और कुछ ऐसा वहां पे करना चाहिए कि बच्चे खुद से सेल्फ मोटिवेट हो जाए, सेल्फ लर्न करें, उस केस में टीचर कैसा है? आप क्या बोलोगे, टीचर ने कौन सा काम किया यहाँ पे? सेकंड मैम, टीचर टीचर इज इफेक्टिव। करेक्ट आंसर आपका क्या है कि उस केस में हम बोलेंगे कि टीचर आपका इफेक्टिव है। जब भी आप कहीं भी लेस रिसोर्स देखो,
वहां पे हमेशा एक वर्ड यूज करना, इफेक्टिव, ठीक है। रिसोर्स कम होंगे और फिर भी आप अगर वो चीज अच्छे से कर रहे हो तो उस केस में वो चीज क्या है, इफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इम्प्लाइज यूज ऑफ फंड्स। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आंसर मत करिएगा इसका। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, ये आएगा तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ही, लेकिन ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। देखिए, जो रिफ्लेक्टिव होता है वो आपका क्या होता है, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग होता है। आपने लेवल्स ऑफ टीचिंग में पढ़ा था, रिफ्लेक्टिव क्या था आपका, हायर लेवल था। एंड कॉग्निशन क्या था, लो लेवल। नहीं, कॉग्निशन का मतलब क्या था, मैम हेड से रिलेटेड। बौद्धिक से रिलेटेड ना, या नॉलेज आप कह सकते हो। तो रिफ्लेक्टिव प्रिंसिपल्स जब भी आते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हम जो भी सोच रहे होते हैं, एक थिंकिंग हो जाता है, हम क्या सोच रहे हैं उस बारे में अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव, ठीक है। तो कॉग्निशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या नॉलेज है। एंड मेटा कॉग्निशन के बारे में कि हमारी जो नॉलेज है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, वो होता है मेटा कॉग्निशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेटा कॉग्निशन, ठीक है। कॉग्निशन का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में सोचना, ठीक। एंड मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है कि हम अपनी थिंकिंग के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक। जैसे सपोज मैंने सोचा कि जो लोग लाल कपड़े पहनते हैं वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, ये मेरा एक कॉग्निशन है, ये चीज मैंने सोची। बट अगर मैं कुछ देर के बाद में मैं अपनी ही थिंकिंग पे एनालाइज करूं, क्या मैं ये सही सोच रही हूँ कि जो लाल कपड़े पहनते हैं वो गुस्से वाले होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनको उनके फेवरेट कलर है वो इसलिए ऐसा पहन रहे हैं, उनके बाकी उनके गुस्से से और कलर से कुछ भी मतलब ना हो। तो जब मैं अपनी थिंकिंग के ऊपर कुछ भी थिंक कर रही हूँ वो मेटा कॉग्निशन हो जाता है आपका, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हमेशा एक हायर लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर मेटा कॉग्निशन। ये क्लियर हुआ आपको, समझ में आई ये चीज? यस मैम। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपका, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप इसको एक बार स्लाइड में गो थ्रू हो जाओगे, पढ़ लेना अच्छे से, जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मेटाकॉग्निशन इज एन एबिलिटी टू थिंक अबाउट योर थिंकिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following things a teacher should keep in mind while teaching? पढ़ाते समय टीचर को कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए? इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये स्लाइड देखो, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कुछ सिद्धांत होते हैं, वो हमेशा टीचिंग ऐसे ही होती है। टीचिंग जब भी करते हैं हमेशा इजी टू कॉम्प्लेक्स, पहले सरल क्वेश्चन बताए जाते हैं, फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट दिया जाता है। जैसे अगर आपने मैथ्स की टेक्स्ट बुक में देखा हो कि जब भी एक्सरसाइज शुरू होती है तो उसके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, जैसे जैसे आप नीचे प्रोसीड करते हो जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता जाता है, ठीक है। तो टीचिंग हमेशा इजी टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, नोन टू अननोन होनी चाहिए, कि जिस चीज को हम जानते हैं उस चीज से हम उस पे जाएंगे, जिस चीज को हम नहीं जानते हैं। टीचिंग हमेशा होल टू पार्ट होनी चाहिए, कि पहले हम किसी भी चीज के होल को देखेंगे, कि पहले एक हम पूरी साइकिल देखेंगे, देन हम देखेंगे अच्छा ये इसका हैंडल है, ये पैडल है, ये चेन है। और ये जो होल टू पार्ट वाली बात की थी, ये जस्टाल्ट कही थी, जस्टाल्ट साइकोलॉजी नाम से इसको जानते हैं। एंड टीचिंग हमेशा एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आपने कहा, आप प्रेप क्लास में गए, आपने कहा कि एक सेब होता है वो लाल कलर का होता है, ऐसा नहीं होता। पहले उसको आप एप्पल की फोटो दिखाते हो, देन बताते हो कि ये सेब है। तो टीचिंग हमेशा एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट होती है, ठीक है।
सॉरी, यहाँ पे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आएगा, ये लिखने में मिस्टेक हुई है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब आप इस चीज का आंसर सी मैम। सी। 1, 2 एंड 4, ठीक है। टीचिंग हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है, प्लान द लेसन टू फ्लो फ्रॉम सीन टू अनसीन होती है, नोन टू अननोन होती है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो टीचिंग होती है वो हमेशा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ना कि एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। क्यों नहीं होनी चाहिए वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू इफेक्टिव टीचिंग। ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, फटाफट आंसर बताइए। टीचिंग इज अ वन टाइम प्रोसेस, क्या ये करेक्ट है? ये बिल्कुल गलत बात है, टीचिंग वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है। एंड टीचर कैन टीच इन एन इफेक्टिव मैनर इफ ही और शी हैज सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। सम नॉलेज नहीं, टीचर को जब तक किसी भी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज नहीं होगी तब तक वो इफेक्टिवली क्लास में टीच नहीं कर सकता। सम नॉलेज तो उसे बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी कि वो इफेक्टिवली टीच करे। ये हो सकता है कि अगर उसको किसी भी चीज की थोड़ी नॉलेज है तो वो क्लास में टीच कर दे, बट इफेक्टिव मैनर में टीच नहीं करेगा। यहाँ पे इफेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। सी और डी आपके एलिमिनेट हो गए, आपके बच्चे क्या ए एंड बी। टीचिंग फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। मैंने आपको बताया था कि घर में हम जो भी चीजें सीख रहे हैं वो हमारी इनफॉर्मल में आ जाएंगी। टीचिंग इज अ टूल टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अडैप्ट देमसेल्फ इन सोसाइटी एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is not a characteristic of a good teacher? ये आंसर है मैम। नॉट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए? कि वो ये हो क्लास में, ठीक है, कि वो एक अथॉरिटी की तरह काम करे, बाकियों की उसको नहीं सुननी है, वो जो कहे वही सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग के क्वेश्चन हमने देख ली, थ्योरी हमने पढ़ ली, ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। ओके क्लास, आई थिंक आपकी नेक्स्ट क्लास है। किसी को कोई डाउट है? थैंक यू मैम। No, ma'am. Thank you so much. मैम आपने जो मेटा कॉग्निशन बारे में बताया तो तीसरा पॉइंट था मेटा कॉग्निशन ऑन कॉग्निशन, तो उसका मीनिंग क्या होगा? वो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि हम